Good afternoon, everyone. Today we will start next topic. Okay. Shamsuddin Iltutmish, who ruled 1210 to 1236 CE. अर्लियर वीडियो में बच्चे हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत के जो रूलर थे उनमें फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी से जो रूलर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक है. कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सेकंड नंबर पर बने इल्तुतमिश. ठीक है. कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी 1210 में हॉर्स से गिरकर, क्योंकि वो चौगान प्ले कर रहे थे. ठीक है. अब वहाँ वो गेम प्ले करते हुए उनकी डेथ हो गई थी. अब उनकी डेथ के बाद जो इल्तुतमिश थे वो उनके सक्सेसर बने, रूलर बने वहाँ के दिल्ली सल्तनत के. आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश सक्सेडेड द थ्रोन. कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद उनके सन इन लॉ इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था. ठीक है, दामाद था. तो उसकी डेथ के बाद उसका जो थ्रोन था, सिंहासन, वो इल्तुतमिश को मिल गया. ही क्रश्ड हिज राइवल्स एंड डिफीटेड कुतुबुद्दीन सन्स टू ऑक्यूपाई द थ्रोन विदाउट एनीवन टू चैलेंज. इन्होंने, किसने? इल्तुतमिश ने किसी भी अपने राइवल क्या होता है? प्रतिद्वंदी. अपने किसी भी प्रतिद्वंदी को अपने अगेंस्ट खड़े होने की मतलब कोशिश ही नहीं करने दी. उसने अपने हर प्रतिद्वंदी को हरा दिया. ठीक है. चाहे अब वो उस कुतुबुद्दीन ऐबक का सन ही था. ठीक है. बिना किसी चैलेंज के उसने अपने आप को एक रूलर बना लिया. ही फॉर्मली सप्रेस द रिबेलियन. उसने पूरे मतलब पावर के साथ, हौसलों के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ उसने सभी अपने रिबेलियन को, जो भी उसके एम्पायर में उसके अगेंस्ट खड़े हुए थे, सभी को हरा दिया. ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर. और धीरे धीरे अपने एम्पायर को उसने ईस्ट में बंगाल तक एक्सटेंड कर लिया, फैला लिया. एंड सिंध इन द वेस्ट. और वेस्ट में सिंध रिवर जो थी, ठीक है, तो वहाँ तक उसने अपने एरिया को बढ़ा लिया. स्ट्रेंथन्ड हिज पोजीशन एज रूलर. धीरे धीरे उसने अपनी पावर को एक पावरफुल रूलर के रूप में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसको बढ़ा लिया. ठीक है. इल्तुतमिश ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ पावरफुल टर्किश नॉबल्स कॉल्ड चालीसा. इल्तुतमिश जो थे उन्होंने एक टर्किश नॉबल से, मतलब टर्की के जो नॉबल्स, मतलब जो अमीर पर्सन थे, ठीक है, जो अमीर रूलर थे, उनसे एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे चालीसा कॉल किया गया, या उसका अनदर नेम था तुर्के चहलगनी. तुर्के चहलगनी जो थी उसमें 40 पीपल थे. ठीक है, इसीलिए इसका नाम चालीसा भी था. तो 40 लोगों के समूह से, ग्रुप से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी चालीसा. टू ओवरकम हिज एनिमीज. अब इन्होंने, देखो बेटा, ये जो तुर्के चहलगनी या चालीसा बनाई, वो किस लिए बनाई थी? ताकि ये सभी नीड पड़ने पे इस सुल्तान की हेल्प कर सकें. ठीक है. अब जो ये चालीसा के नोबल्स पीपल होते थे, ये सुल्तान को उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, मतलब सल्तनत को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, कैसे रन करना है, तो इन सभी से रिलेटेड एडवाइस, सलाह देने का काम करते थे. और अगर इन्हें नीड पड़ती इनकी, तो वो हेल्प भी इनकी करते थे. ठीक है. जैसे आर्मी की हेल्प हो गई या कोई सलाह देने की हेल्प हो गई, तो उनसे तो ये जो चालीसा थी, उन्हें उनके शत्रुओं पर काबू पाने के लिए भी हेल्प करते थे. ठीक है. नेक्स्ट आता है ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज द करेंसी ऑफ द सल्तनत. इल्तुतमिश ने अपनी ऑर्गेनाइज
इन्होंने अपनी सल्तनत के लिए करेंसी भी स्टार्ट की। ही ग्रांटेड लैंड्स कॉल्ड इक्ता। इन्होंने जो अपने आर्मी के जो इनके मेंबर थे, ठीक है, उन्हें कुछ लैंड दी। अब वो लैंड जो दी, उस लैंड को वो इक्ता कॉल करते थे, और उस लैंड को होल्ड करने वाला, उस लैंड से टैक्स करने वाला जो आर्मी मेंबर होता था उसे इक्तदार कॉल किया जाता था, ठीक है। एंड ग्रांटेड दैम द राइट टू कलेक्ट लैंड टैक्स फ्रॉम देयर रीजन्स। अब ये जो आर्मी मेंबर होता था, मतलब जो इक्तदार होता था, वो अपने उस इक्ता से, अब इक्ता मतलब होता है वो क्षेत्र, वो एरिया, ठीक है, जो लैंड उस मेंबर को दी जाती थी जिसे इक्तदार कॉल किया जाता था, उस मेंबर को ये राइट था कि वो अपने उस लैंड पर कलेक्ट टैक्स जो था उसे कलेक्ट कर सकता था, ठीक है, अपने उस क्षेत्र से। नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री ऑफ हिज एम्पायर वाज वेल प्रोटेक्टेड बाय हिम अगेंस्ट पॉसिबल मंगोल इन्वेशंस। नॉर्थ वेस्ट जो बाउंड्री थी उनके एम्पायर की, किसके एम्पायर की? इल्तुतमिश के एम्पायर की। इल्तुतमिश का जो एम्पायर था उसका जो नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री थी उसे वेल प्रोटेक्टेड किया गया, मतलब अच्छे से वहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए आर्मी तैयार की गई, ताकि उस साइड से, नॉर्थ वेस्ट से होने वाला अगर कोई भी इन्वेशन मंगोलों, क्यों उन्होंने उसको वेल प्रोटेक्ट किया? क्योंकि उन्हें डर था कि मंगोल जो है वहाँ से आक्रमण उनके ऊपर कर सकते थे। इन्वेशंस का मतलब आक्रमण। मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए उन्होंने हर वो तैयारी की। अपने उस तैयारी के अंदर उन्होंने नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री को वेल प्रोटेक्टेड बना दिया। वेल प्रोटेक्टेड मतलब फोर्टिफिकेशन कर दिया, किलेबंदी कर दी, आर्मी वहाँ अपॉइंट कर दी, ताकि मंगोलों से आक्रमण से वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। कुतुब मीनार्स कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड बाय हिज फादर इन लॉ वाज कंप्लीटेड बाय हिम। इल्तुतमिश के जो फादर इन लॉ थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कराया था, और कंप्लीट कराने का जो वर्क था वो इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश डिक्लेयर्ड हिज डॉटर रजिया एज हिज सक्सेसर एज ही डिडंट कंसिडर एनी ऑफ हिज सन्स कैपेबल इनफ टू गवर्न द सल्तनत। इल्तुतमिश जो थे उन्होंने ये डिक्लेयर किया, ये घोषणा की कि उनके बाद उनकी जो सक्सेसर बनेगी वो उनकी बेटी रजिया बनेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने किसी बेटे को इतना ज़्यादा कैपेबल, इतना योग्य नहीं मानते थे कि वो इतने बड़े सल्तनत को संभाल सके, उसके ऊपर शासन कर सके। However, after the death of इल्तुतमिश, his nobles praised his son। हालांकि उनकी डेथ के बाद, इल्तुतमिश की डेथ के बाद, नोबल्स जो थे, जो उन्होंने 40 नोबल्स बनाई थी, 40 लोगों का ग्रुप जो बनाया था, उन्होंने मतलब ये चाहा कि उनके बेटे रुकुद्दीन फिरोज शाह थे वो उनके सिंहासन पर बैठे। बट ही प्रूव टू बी एन इनकेपेबल रूलर। लेकिन जो ये फिरोज शाह थे, इन्हें इनकैपेबल रूलर प्रूव कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये इतने योग्य शासक थे ही नहीं, इसीलिए कुछ टाइम पीरियड के लिए ये अपने आप ही प्रूव हो गए कि ये एक अच्छा रूलर नहीं बन सकता। आफ्टर 7 months ऑफ हिज रेन, इनके मतलब इल्तुतमिश की डेथ के 7 ईयर के बाद रुकुद्दीन वाज मर्डर्ड इन नवंबर 1236। तो रुकुद्दीन जो थे उसका मर्डर कर दिया गया 1236 में, नवंबर में, ठीक है। उसके बाद रजिया गैदर्ड द सपोर्ट ऑफ द पीपल। रजिया को सपोर्ट मिला पब्लिक का, एंड सक्सीडेड हिम टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। और रजिया ने इस पूरे दिल्ली सल्तनत के सिंहासन को संभाल लिया, अपने हाथों में ले लिया। ओके। नेक्स्ट आता है, रजिया वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर टू सक्सेस द थ्रोन ऑफ दिल्ली।
रजिया सुल्तान जो है वो सबसे फर्स्ट और लास्ट मुस्लिम वूमेन थी जिसने दिल्ली सल्तनत के थ्रोन को संभाला। शी रूल्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। हालांकि इन्होंने जो रूल्ड किया, शासन किया, वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए था। ठीक है। हर रेन वॉज फुल ऑफ चैलेंजेस। उनका जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही चैलेंजेस, चुनौतियों भरा था। बट शी रूल्ड लाइक अ किंग। लेकिन उसने एक क्वीन, एक राजा की भांति ही अपना पूरा रोल प्ले किया। शी हंटेड एंड लीड द आर्मी। उसने अपनी पूरी आर्मी को लीड किया, उसका नेतृत्व किया और एक राजा की भांति ही सभी मोर्चों को उसने अच्छे से संभाला। शी सक्सेसफुली, वो इस चीज़ में सक्सेसफुल भी हो गई। स्टैब्लिश्ड लॉ एंड ऑर्डर इन हर किंगडम। और उसने अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का जो शासन है वो स्टैब्लिश कर दिया, स्थापित कर दिया। मीन्स अपने राज्य में उसने पीस बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए कानून और कानून के अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए जो है एक सिस्टम स्टार्ट कर दिया। शी वॉज अ वाइज, जस्ट एंड जेनरस रूलर। वो एक रजिया सुल्तान जो थी वो एक बुद्धिमान और एक उदार रूलर थी। बट द नोबल्स स्पेशली, लेकिन जो नोबल्स थे वो उसे पसंद नहीं करते थे। ठीक है। स्पेशली कौन? चालीसा, जो कि इल्तुतमिश ने अपॉइंट किया था ऑर्गेनाइजेशन। वो नोबल्स इन रजिया सुल्तान को पसंद नहीं करते थे। कुड नॉट बियर टू टेक ऑर्डर फ्रॉम अ वुमन। क्योंकि बेटा ये जो है रजिया, ये नहीं चाहते थे ये नोबल्स कि कोई भी औरत उनके ऊपर ऑर्डर मारे। ठीक है। कहीं ना कहीं उनकी जो मेल ईगो थी वो हर्ट हो रही थी। शी ट्राई टू कंट्रोल देयर पावर। इसीलिए उन्होंने, रजिया सुल्तान ने अपनी पावर का यूज़ करते हुए उनके ऊपर कंट्रोल करना भी चाहा। बट दे डिड नॉट लाइक रजिया। लेकिन वो रजिया को पसंद ही नहीं करते थे कि बिना उनकी कंसल्टिंग के, मतलब बिना उनसे कोई डिस्कस करे या बिना उनसे कोई विचार, सलाह मशवरा करे रजिया सुल्तान कोई भी डिसीज़न ले, एम्पायर में कोई भी रूल बनाए, तो ये सब पसंद नहीं करते थे ये चालीसा के नोबल्स। एट द सेम टाइम शी वाज डिसअप्रूव्ड ऑफ द हाई पोजीशन शी ग्रांटेड टू हर एथोपियन स्लेव याकूट। सेम उसी टाइम पीरियड पर रजिया सुल्तान जो है उन्हें हाई पोजीशन से अस्वीकृत कर दिया गया। ठीक है। मतलब उन्हें हाई पोजीशन पर हाई पोजीशन गेट करने की परमिशन नहीं दी गई, जो कि उन्होंने अपने यूथोपियन स्लेव याकूट को दी थी। द नोबल्स कंस्पायर्ड। नोबल्स जो थे उन्होंने, कंस्पायर्ड का मतलब प्लान करना, उन्होंने एक योजना बनाई कि वो उसे दिल्ली के बाहर जो बैटल वो होगा उसमें वो उसको मार देंगे। ठीक है। उसके जो अगेंस्ट नोबल्स थे उन्होंने ऐसी अपना एक षड्यंत्र बनाया और उस षड्यंत्र में उसको मार दिया। ठीक है। नेक्स्ट आता है पीरियड आफ्टर रजियास डेथ। रजिया सुल्तान की डेथ के बाद जो टाइम पीरियड आया 1240 से लेकर 1266 तक का, ये जो टाइम पीरियड था अनइम्पॉर्टेंट था। ठीक है। क्योंकि इस टाइम पीरियड पर बहुत सारे किंग जो थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत के थ्रोन, सिंहासन को संभाला, लेकिन कोई भी प्रूव नहीं कर सका कि वो एक अच्छा राजा है। हर कोई जो आया इस टाइम पीरियड पर वो वीक और इनकैपेबल रूलर निकला। कि क्यों? क्योंकि इतने बड़े ह्यूज एम्पायर को संभालना कोई इजी टास्क नहीं था। ठीक है। इसके लिए एक ब्रेव और एक वाइज रूलर की नीड थी। नेक्स्ट आता है नसरुद्दीन महमूद, जिन्होंने 1246 से लेकर 1266 तक रूल्ड किया। नसरुद्दीन महमूद अनदर सन ऑफ इल्तुतमिश। नसरुद्दीन जो महमूद थे वो इल्तुतमिश के दूसरे बेटे थे, जिन्होंने एक लंबे टाइम पीरियड तक रूल्ड किया।
ठीक है, बट ही वॉज अ पपेट इन द हैंड ऑफ द पावरफुल नोबर लाइक गयासुद्दीन बलबन। लेकिन ये इल्तुतमिश जो था गयासुद्दीन बलबन के हाथों की कठपुतली था, ठीक है, जो कि इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पर एक नोबेल था। हु मैनेज द अफेयर्स ऑफ सल्तनत until नसरुद्दीन डाइड इन 1266। पूरी जब तक नसरुद्दीन की डेथ नहीं हुई तब तक गयासुद्दीन बलबन जो है पूरे सल्तनत से रिलेटेड जो भी अफेयर जो भी वर्क थे उन्हें मैनेज करता था। ओके, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद की डेथ के बाद जब 1266 में उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद जो सारे सल्तनत का कार्य था वो सारा गयासुद्दीन बलबन ने होल्ड कर लिया, पूरे एम्पायर को होल्ड कर लिया। बलबन वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। बलबन जो था वो स्लेव डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रूलर था। ही हैड बीन अ नोबल सिंस द रेन ऑफ इल्तुतमिश। ये जो गयासुद्दीन बलबन था इल्तुतमिश के रेन मीन्स उसके टाइम पीरियड से, इल्तुतमिश के टाइम पीरियड से ही एक नोबल था, मतलब जो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी चालीसा, तो उसमें एक वो नोबल था। ही वाज नासिरुद्दीन महमूद, जो नसरुद्दीन महमूद था उस ही वाज, ये जो बलबन था ये नसरुद्दीन महमूद का सन इन लॉ था, ठीक है, दामाद था उसका। एंड कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर नसरुद्दीन महमूद, और इसने उनके अंडर में, ठीक है, क्या किया था नसरुद्दीन महमूद के अंडर में पूरे राज्य को कंट्रोल किया हुआ था, संभाला हुआ था। ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ नसरुद्दीन महमूद ही बिकेम द सुल्तान। नसरुद्दीन महमूद की डेथ के बाद गयासुद्दीन बलबन जो है वहाँ का रूलर बन जाता है, वहाँ का सुल्तान बन जाता है। ऑन बिकमिंग सुल्तान बलबन क्रश द चालीसा। सुल्तान ने, मतलब जो ये बलबन था गयासुद्दीन बलबन, वह जब वह सुल्तान बना तो सुल्तान बनते ही उसने सबसे पहले जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी इल्तुतमिश के थ्रू चालीसा, उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है, उसको क्रश कर दिया। एंड इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, और उसके प्लेस पर कोर्ट के अंदर अपने दरबार में कड़े नियमों को लागू कर दिया, ठीक है। ही ऑल्सो ऑर्डर द नोबल्स टू स्टॉप लिविंग इन लग्जरी, और उसने ये भी आदेश दिया कि जो भी नोबल्स लग्जरी लाइफ स्पेंड करते थे वो सब ख़त्म कर दी गई। लग्जरी का मतलब ऐशो आराम की जो भी ज़िंदगी वो जीते थे वो सब ख़त्म कर दी गई। ही बैंड लाफिंग एंड स्माइलिंग इन द रॉयल कोर्ट, और यहाँ तक कि बलबन ने इन रॉयल कोर्ट के अंदर नोबल्स का हंसना या किसी के ऊपर मजाक उड़ाना, स्माइल करना, इन सभी चीज़ों पर भी बैन लगा दिया। एंड बैरिड नोबल्स फ्रॉम अटेंडिंग पार्टीज और ड्रिंकिंग वाइन विदाउट द परमिशन ऑफ द सुल्तान। और कोर्ट में, रॉयल कोर्ट जो होते थे, राजा के जो दरबार, शाही दरबार थे, उनमें इन नोबल्स का बिना रूलर की, सुल्तान की परमिशन के कोई भी वाइन जैसी ड्रिंकेबल चीज़ों को लेना वर्जित कर दिया गया, ठीक है। बैड का मतलब होता है, बैड का वर्जित, मना कर देना, ठीक है। दीज मेजर्स पुट अ ग्रेट सेंस ऑफ फियर इन द नोबल्स। अब जो ये सब चीज़ें थी, जो मेजर्स उन्होंने, बलबन ने स्टार्ट किए, तो इन सभी मेजर्स की वजह से, इन सभी उपायों की वजह से, इन सभी बातों की वजह से नोबल्स के मन में उनके प्रति डर पैदा हो गया, ठीक है, बलबन के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट आता है special officers were appointed by him to collect revenue from the peasants which established a direct contact with the masses। कुछ गयासुद्दीन जो बलबन थे उन्होंने कुछ स्पेशल ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए। किस चीज़ के लिए किए? ताकि वो पीसेंट से रेवेन्यू क्या होता है, लैंड पर
टैक्स जो लिया जाता है पीसेंट से, ठीक है, उसे रेवेन्यू कॉल किया जाता है। तो पीसेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कुछ उन्होंने स्पेशल ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए, विच स्टैब्लिश अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। क्यों? क्योंकि गयासुद्दीन बलबन चाहते थे कि मासेस क्या होता है, जनता, जनता के साथ इन ऑफिसर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएं, ठीक है। ही रीऑर्गेनाइज द आर्मी, इन्होंने अपनी आर्मी को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया, एंड रीस्टोर्ड लॉ एंड ऑर्डर एंड मेंटेन्ड, और दोबारा से इन्होंने लॉ और ऑर्डर की जो भी एक सिस्टम था उसे अपने साम्राज्य में स्थापित किया। एंड एफिशिएंट स्पाई सिस्टम, एफिशिएंट स्पाई सिस्टम का मतलब एक कुशल जासूस सिस्टम जो था, प्रणाली, वो अपने राज्य में मेंटेन की, ताकि एफिशिएंट स्पाई सिस्टम, स्पाई होता है जासूस, ठीक है, अपने गुप्तचर, मतलब उन्होंने एक ऐसी सिस्टम अपने राज्य में इस्टेब्लिश किया गुप्तचरों का, कि ताकि कोई भी उनके राज्य में कोई उनके अगेंस्ट षड्यंत्र रचता है या उनकी जनता में कोई दुखी होता है तो उन गुप्तचरों के थ्रू वो सब कुछ जान सकें, ठीक है। ही क्लियर द जंगल्स अराउंड दिल्ली टू सेटल कॉलोनीज ऑफ अफगान सोल्जर्स टू चेक एनी डिस्टर्बेंस, और साथ में बलबन ने दिल्ली के आसपास के जो जंगल थे उन्हें भी क्लियर कर दिया, उनको भी कटवा दिया। किस लिए? ताकि वहाँ पर वो अफगान सोल्जर्स को स्टैब्लिश कर सकें, उनकी कॉलोनी का मतलब उनकी एक, उनके लिए रहने के लिए प्लेस बना सकें, फोर्ट बना सकें, जहाँ से वो बाहरी किसी आक्रमण से उनको बचा सकें, ठीक है। बाहर से कोई भी डिस्टर्बेंस अगर करता है तो उन सभी को वहीं रोक सकें। तो इसीलिए उन्होंने जो दिल्ली सल्तनत के आसपास के फॉरेस्ट एरिया थे उनको क्लियर कराकर वहाँ पर अपने एक तो फोर्टिफिकेशन कर दी, किलेबंदी कर दी, और अपने वहाँ पर किले बनवाए ताकि वहाँ सोल्जर्स को, अफगान सोल्जर्स को रख सकें और अपने पूरी एम्पायर को प्रोटेक्ट कर सकें। ही सप्रेस्ड अ रिवोल्ट इन बंगाल, बंगाल में भी इन्होंने अपने सभी जो भी उनके अगेंस्ट खड़े होते थे, जो भी उनके अगेंस्ट विद्रोह कर रहा था, उन सभी को हरा दिया। एंड बुल्ट फोर्ट्स टू गार्ड हिज एम्पायर अगेंस्ट पॉसिबल मंगोल अटैक्स, और साथ में उन्होंने बंगाल में किले बनवाए, ठीक है, ताकि वो अपने एम्पायर की, साम्राज्य की रक्षा कर सके मंगोल के अटैक से। मंगोलों के अटैक से बचने के लिए उन्होंने क्या किए? किले बनवाए, ताकि वहाँ पर वो अपनी आर्मी को सेटअप कर सके और मंगोलों से अटैक से अपने आप को बचा सकें। बलबन डाइड इन 1287, हिज सक्सेसर्स वर वीक रूलर, बलबन जो है उसकी डेथ 1287 में हो गई, और जो उनके सक्सेसर आए, ठीक है, उनके बाद जो उनकी विरासत को संभालने के लिए जो रूलर आए वो बहुत ही वीक थे, कमज़ोर थे। सो द स्लेव डायनेस्टी केम टू एन एंड, इसीलिए स्लेव डायनेस्टी का जो एंड है 1290 में हो गया, और उसके बाद एक नई डायनेस्टी आई, खिलजी डायनेस्टी, ठीक है, मतलब स्लेव डायनेस्टी के बाद एक जो नई डायनेस्टी आई वो थी खिलजी डायनेस्टी, जिसने 1290 से 320 के टाइम पीरियड तक रूल्ड किया। इसी के बारे में हम कल की लेक्चर में डिस्कस करेंगे।